नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेस पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 12 फरवरी एग्जाम के लिए मात्र कुछ ही दिनों का समय है, तो अब हो जाइए तैयार, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के समक्ष एक बहुत बड़ी एक रणनीति के साथ में अब की बार हम उतर रहे हैं। तो आप सभी को याद रखना है, इस मॉडल पेपर के अंदर वो सभी क्वेश्चन शामिल हैं जो आपके एग्जाम के अंदर अब की बार आने की पूरी संभावना कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने है। फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द आपके लिए क्लासेज हम रेगुलर रूप से स्टार्ट करेंगे। तो ये आप सभी याद रख लेना, आज की इस सेशन के अंदर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, पहली जनरेशन का मुख्य कंपोनेंट क्या था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप सभी को याद रखना है कि पहली जनरेशन का मुख्य कंपोनेंट क्या था। वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आईसी लिखा हुआ है ना, आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ये तो कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन यानी थर्ड जनरेशन का मुख्य कंपोनेंट था। और ट्रांजिस्टर है ना, ये कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी का कंपोनेंट कह सकते हैं। यानी पहली का वैक्यूम ट्यूब, दूसरी का ट्रांजिस्टर और तीसरी का क्या था, आईसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 2। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर वे से नहीं दिख रहा है तो आप अपने जो यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी फ्रेंड्स ऊपर कर लीजिए। क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर लिखा गया है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर डेटा भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण माना जाता है। मैं थोड़ा सा इस स्क्रीन को छोटा कर लेता हूं ताकि एग्जाम ये क्वेश्चंस पूरे प्रॉपर रूप से दिख जाए। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर डेटा भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा माना जाता है। ऑप्शन बी के ऊपर लिखा हुआ है सुपर कंप्यूटर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। वैसे भारत का सुपर कंप्यूटर पूछे तो आपको याद रखना है परम होता है, और सीरीज के अंदर पूछा जाए तो परम 8000 होता है। क्या होता है, परम 8000। और विश्व का कंप्यूटर पूछा जाता है अगर, तो वहां पे सीडीसी 6600 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, प्रिंटर और मॉनिटर निम्न में से किसका उदाहरण माना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रिंटर और मॉनिटर है ना, ये किस कंप्यूटर डिवाइस के उदाहरण माने जाते हैं। तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, तीन ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण माना जाता है प्रिंटर और मॉनिटर। जबकि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, MICR, OMR, BCR, ये सभी जो आपके सामने विकल्प कभी दिख जाते हैं तो वो इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। और सीपीयू होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीपीयू किसका उदाहरण होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है 4 नंबर, निम्न में से कौन सा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों सही से देखना है, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। आप सभी को याद रखना है, इसमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं होता है। पेज मेकर तो होता है, फोटोशॉप इसमें भी हम काम कर सकते हैं, ये एप्स का उदाहरण है। नोटपैड ये भी आपको याद रखना है, इसका एग्जांपल है। बट आप थोड़ा याद रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है ना विंडोज 7, ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ विंडोज 7, इसका क्या माना जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है 5 नंबर का क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनमें से कौन सा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करता है। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर क्वेश्चंस है, तो आपको याद रखना है ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर या कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको एक रन करने के लिए एक मंच के रूप में एक कार्य प्रदान करता है। तो वो बात हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका क्या माना जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। ए और बी दोनों विकल्प नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। ऐसी कौन सी मेमोरी है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रैम द्वारा अधिक बार इस्तेमाल या अधिक बार प्रयोग में आने वाले सूचना को संग्रहित किया जाता है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रैम द्वारा अधिक बार इस्तेमाल में आने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं, सूचना होती है, उसको स्टोर किया जाता है। मुख्य मेमोरी, रजिस्टर, कैश मेमोरी या रोम। तो आप सभी को याद रखना है ये बात किसकी कर रही है, यहां पे बात किस मेमोरी की हो रही है, कैश मेमोरी की हो रही है। ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन और पढ़ने का कार्य करता है। आप सभी को याद रखना है कि एक ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो पेपर या मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करके पढ़ता है। ओसीआर, स्कैनर, ओएमआर या बार कोड रीडर। तो आप सभी को याद रखना है कि ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है ओएमआर। इस ओएमआर का पूरा नाम क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है इसका पूरा नाम। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। आपके आरई सेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है जो इसमें से एक पेज का ओरिएंटेशन होता है। तो पोर्ट्रेट होता है, जो इस तरह का जो पेज होता है खड़ा, ये जो आप रेगुलर बेस से इस्तेमाल करते हैं तो पोर्ट्रेट होता है। और इस तरह से जो अभी हम पीडीएफ के अंदर कर रहे हैं, इस तरह का जो पेज होता है वो लैंडस्केप कहलाता है। इसका मतलब दोनों उदाहरण होते हैं, ये दोनों के दोनों पेज ओरिएंटेशन का उदाहरण है। यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी विकल्प दोनों एक जैसे हो जाएंगे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या लिखा हुआ है, आउटपुट। यहाँ पे सॉरी एक मिनट थोड़ा सा देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आउटलुक लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, आउटलुक लिखा हुआ। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज किस प्रकार के खातों का समर्थन करता है। यानी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज होता है, ये किस प्रकार के खाते का समर्थन करता है, पीओपी, आईएमएपी, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है ना, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है ना, इसमें पीओपी3 भी होता है, आईएमएपी भी होता है, यानी इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन दोनों के अलावा एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज भी होता है। क्या होता है, इन दोनों के अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज भी होता है। जो एक्सचेंज किसके लिए काम में आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज भी होता है। तो एक्सचेंज वो व्यापार सेटिंग के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या लिखा हुआ, मोबाइल में स्क्रीन लॉक का विकल्प है। आप सभी को याद रखना है, स्वाइप भी होता है, पैटर्न भी होता है और पासवर्ड भी होता है। यानी यहाँ पे राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, आप थोड़ा इसको प्रॉपर वे से देखना। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर निम्न में से ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो टोनर या स्याही अथवा सूखी पाउडर का इस्तेमाल करता है। यानी कंप्यूटर के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले प्रिंटर में से कौन टोनर या सूखे पाउडर का इस्तेमाल करता है। तो आपको याद रखना, टोनर की अगर जब बात होती है या सूखे पाउडर की बात होती है तो बात किसके बारे में हो रही है, लेजर के बारे में। यानी आपको याद रखना, जब भी आपके एग्जाम में दिख जाए और टोनर की बात होती है या ड्राई इंक की बात होती है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने है। यूआरएल का तात्पर्य, मेरे प्यारे विद्यार्थियों यूआरएल का तात्पर्य यहाँ पे पूछा गया है। यूआरएल क्या है, तो आप सभी को बताना है। यूआरएल का पूरा नाम पूछा गया। एक्चुअली क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मैं कह सकता हूँ काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी को ध्यान रखना है यूआरएल का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन से ए पे लिखा हुआ ये करेक्ट आंसर हो जाता है। यूनिवर्सल नहीं बोलना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने है। सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है? सरकारी की जो सेवाएं होती है वो नागरिकों तक किस माध्यम से पहुंचाई जाती हैं? ई गवर्नेंस, G2B, G2G या ई कॉमर्स? तो आपको याद रखना है कि सरकार की जो सेवाएं होती है वो नागरिकों तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जाता है। ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जाता है जो G2C का उदाहरण माना जाता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन का उदाहरण माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बहुत ही जल्द आपसे इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी क्लास देख पाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी नई वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक खाली जगह नामित है जो डिस्क पर फाइलों को स्टोर करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक खाली जगह एक नाम है या एक ऐसा कोई नामित है जहां पे डिस्क पर फाइलों को स्टोर किया जाता है, यानी फाइलों को संग्रह कौन करता है, फाइल को स्टोर कौन करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फाइल को स्टोर तो फोल्डर करता है। ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ फोल्डर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, ईपीडीएस संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम बताइए। मैं आज इस सेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट या मोस्ट क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके एग्जाम के लिए। ये दोनों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ईपीडीएस यानी पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। और इसके संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम पूछा गया, तो ये दोनों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। यानी बीपीएल का पूरा नाम क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर एपीएल पूछे तो एबो पॉवर्टी लाइन होता है और बीपीएल पूछे तो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। केवल ए का मतलब एबो और बी का मतलब बिलो, बाकी सेम टू सेम फुल फॉर्म के अंदर एज इट इज होता है। नेक्स्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं। सभी को ध्यान रखना है एसएसओ का पूरा नाम क्या होता है, यानी सिंगल साइन ऑन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, आज इस सेशन के अंदर काफी इजी सवाल है और वो इजी सवाल है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं आजकल। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट का प्रकार है। किसका प्रकार है? एक फॉन्ट का प्रकार है। फॉन्ट स्टाइल के अंदर तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वो इस तरह से आ जाती है, जबकि ये कैलिबरी होता है, टाइम्स न्यू रोमन होती है, एरियल होता है, अल्जेरियन होता है। ये सभी किसके प्रकार है? फॉन्ट के प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने है। दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए प्रयोग लिया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दस्तावेज में आपको भी नया पैराग्राफ डालना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी कीबोर्ड की की दबाई जा सकती है जिससे डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ दर्ज किया जा सकता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो बात किसकी कर रहा है? एंटर की बात कर रहा है। आप सभी को याद रखना है कि एंटर एक ऐसी की है जो दबाने से पैराग्राफ में नया पेज इंसर्ट किया जा सकता है। और एस्केप की ये तो किसी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए, यानी किसी प्रोग्राम से बाहर आने में सहायता करती है। ये आप एस्केप की का थोड़ा याद रखेंगे। बाकी कंट्रोल शिफ्ट ये दोनों कॉम्बिनेशन की का उदाहरण है जो अकेले कार्य नहीं कर पाती, किसी अन्य की के साथ में जुड़ के इस्तेमाल ली जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित एक ई कॉमर्स का उदाहरण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान सरकार द्वारा चलित एक ई कॉमर्स प्रणाली कौन सी मानी जाएगी? आप सभी को याद रखना है उसका पूरा नाम क्या होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरपीएससी होता है क्या? आईआरसीटीसी होता है क्या? ई ज्ञान होता है क्या? नहीं, ये तो तीनों नहीं होंगे। एक ऑप्शन थोड़ा सा नीचे आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई बाजार हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि राजस्थान सरकार द्वारा चलित एक ई कॉमर्स प्रणाली कौन सी हो जाती है? तो ई बाजार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने 20 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं। जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जॉब की तलाश में हैं, आप इसमें से किस साइट का इस्तेमाल करते हो आप जॉब सर्च कर सकते हैं? आपको याद रखना amazon.com होता है क्या? नहीं, ये तो एक शॉपिंग साइट है। पेटीएम भी नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है ना, monster.com। monster.com के अलावा जॉब अलर्ट भी तो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जॉब अलर्ट भी तो होता है ना। जॉब अलर्ट के अलावा नौकरी.com भी तो होता है ना। क्या होता है? नौकरी.com भी तो होता है। ये सभी के सभी जॉब सर्च की वेबसाइटें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने 21 नंबर क्वेश्चंस को देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कई बार ये पूछा जा चुका है।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर पूछा गया है यहाँ पे कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालना चाहते हैं। कौन सी? न्यू स्लाइड डालना चाहते हैं। नई स्लाइड डालने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पावर पॉइंट के अंदर न्यू स्लाइड डालने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल एम का उपयोग करेंगे। ये कंट्रोल एम पावर पॉइंट के अंदर न्यू स्लाइड डाल जा सकती हैं। इसके अलावा कंट्रोल डी होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंट्रोल डी का भी याद रख लेना। कंट्रोल डी होती है ना, ये डुप्लीकेट स्लाइड डालती है। क्या करती है? कंट्रोल डी से क्या डाली जाती है? डुप्लीकेट स्लाइड डाली जा सकती है। बाकी कंट्रोल एन से न्यू फाइल होती है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल एक्स से क्या होता है? कट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के सामने। पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना चाहते हैं। आप सभी को याद रखना है कि पावर पॉइंट के अंदर आप अगर वर्तमान स्लाइड है यानी जिस स्लाइड के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, जिस स्लाइड से आप पावर पॉइंट की स्लाइड को शो करना चाहते हैं, तो आप वर्तमान स्लाइड का पूछा गया। किस स्लाइड का? वर्तमान स्लाइड। यानी वर्तमान स्लाइड शो करने के लिए आप शिफ्ट के साथ में F5 का उपयोग करेंगे। यानी आप ऑप्शन से यहाँ पे क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए। यानी इसका मतलब होता है कि आप करंट स्लाइड होती है ना, ये करंट स्लाइड होती है, करंट स्लाइड को शो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 23 है। एमएस वर्ड 2010 में एमएस वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? अभी अभी बताया था पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों। ये पोर्ट्रेट तो आपको याद रखना है इस तरह का होता है, लैंडस्केप पेज इस तरह का होता है। ये दोनों क्या है? तो ये पेज ओरिएंटेशन के प्रकार है। किसके प्रकार है? ऑप्शन ए पेज ओरिएंटेशन के प्रकार है। ये भी आप थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के सामने है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूले की शुरुआत होती है। एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला होता है वो हमेशा किस सिंबल से शुरू किया जाता है? तो काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी के ऊपर लिखा हुआ हमेशा इक्वल टू यानी बराबर का निशान लगाया जाता है। जैसे जोड़ने के लिए बराबर सम लगाया जाता है। जो इस तरह से आपको याद रखना है, कोई भी फॉर्मूला शुरुआत करने से पहले आपको इक्वल टू का सिंबल लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आपके एक 90 से ऊपर क्रॉस करने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। और जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हैं उनको पास कराने के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखना और आने वाले जितने भी वीडियो कंटेंट है उनको भी देखते रहना है। एमएस एक्सेल में नया एक चार्ट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों एमएस एक्सेल में एक चार्ट का प्रकार कौन सा है? पाई चार्ट होता है ना, कॉलम चार्ट भी होता है ना, राडार भी होता है ना। यानी यहाँ पे क्या है? एक चार्ट का प्रकार नहीं है करना है। क्या है? क्वेश्चंस के अंदर नहीं है, पूछा गया है। एमएस एक्सेल में एक चार्ट का प्रकार नहीं है, तो पाई चार्ट होता है, कॉलम चार्ट भी होता है, राडार भी होता है, लेकिन डेटाबेस लिखा हुआ है ना, ये तो एक सॉफ्टवेयर होता है। एक डेटा एंट्री करने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। यानी ऑप्शन डी कोई चार्ट का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या पूछा गया है? निम्न में से किसे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, यानी सबसे पहले तो आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यानी प्रेजेंटेशन होता है ना, ये प्रेजेंटेशन तो कौन सा होता है? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को कौन सा प्रोग्राम कहा जाता है? आपको याद रखना है पावर पॉइंट को है ना प्रेजेंटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट को तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। एक्सेल को कौन सा कहा जाता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एमएस वर्ड को कहा जाता है वर्ड प्रोसेसिंग। एमएस वर्ड को क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। और आउटलुक होता है ना, इसको डेटाबेस प्रोग्राम कहा जाता है। आउटलुक का आप थोड़ा याद रखना है ना, इसको डेटाबेस प्रोग्राम कहा जाता है। यानी मैंने सभी के सभी आपको बता दिए हैं, थोड़ा याद रख लेना। इसको डेटाबेस कहा जाता है, एमएस आउटलुक को डेटाबेस कहा जाता है, एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट कहा जाता है, पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है और एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है। ये एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 27 नंबर क्वेश्चन से किस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा आपको याद रखना क्वेश्चन देख लीजिए। किस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डाला जा सकता है? हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कीज बतानी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कीज कौन सी होती है? तो कंट्रोल के लिखा हुआ है ना ऑप्शन सी के ऊपर, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कंट्रोल ए से तो होता है सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए से क्या होता है? सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट कीज है। कंट्रोल एफ से तो होता है फाइंड, कंट्रोल एफ से क्या होता है? फाइंड होता है।
और कंट्रोल ई तो होता है सेंटर में लिखने के लिए एक अलाइनमेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी पे लिखा हुआ कंट्रोल की हाइपरलिंक की बिल्कुल सही शॉर्टकट कीज मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? आपको याद रखना अपने आरएसआईटी बुक्स के अकॉर्डिंग नवीनतम जो आपको अगर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाए तो नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नौगाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नौगाट। या ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे पुराना पूछे ना तो सबसे पुराना कौन सा है? एस्ट्रो है। सबसे पहला तो कौन सा है? एस्ट्रो है। जबकि सबसे नवीनतम कौन सा है? नौगाट है अपने बुक्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक साइबर खतरे का प्रकार है? वायरस, ट्रोजन और स्पाईवेयर। तो ये सभी के सभी नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी सभी साइबर खतरे के अंदर ही आते हैं। केवल एंटीवायरस वगैरह वो साइबर सुरक्षा में आते हैं, बाकी ये वायरस वगैरह तो नुकसान पहुंचाने वाले साइबर खतरे के अंदर आ जाएंगे। सीधी सी बात है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का प्रकार है? अभी साइबर खतरा पूछा गया था ना, अब अगर साइबर सुरक्षा पूछे यानी सुरक्षा किस किस के माध्यम से की जा सकती है? वायरस से की जा सकती है क्या? नहीं, एंटीवायरस से की जा सकती है। यानी अपने मोबाइल के अंदर कोई वायरस वगैरह हटाना तो सुरक्षा के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये सभी दो ऑप्शन ये तो है साइबर खतरा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे एंटीवायरस करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के सामने है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस कुंजी के द्वारा स्लाइड शो को रोका जा सकता है? आप ऐसी कौन सी की दबाएंगे जिससे स्लाइड शो को रोका जा सकता है? स्लाइड शो को रोकने की शॉर्टकट कीज एमएस पावर पॉइंट में कौन सी होती हैं? तो मैंने अभी बताया था, अगर शो करना है तो आप शिफ्ट के साथ में F5 करंट का होता है, और नॉर्मली जो स्लाइड शो करनी है तो F5 का होता है। बट यहाँ पे तो रोकने की बात हो रही है, रोकने के लिए तो आप एस्केप की का उपयोग करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं। मोशन पाथ क्या है? आप सभी को याद रखना है कि भाई मोशन पाथ किसका उदाहरण है, मोशन पाथ क्या होता है? तो आपको याद रखना है एनिमेंस एंट्रेंस इफेक्ट का एक तरीका है, स्लाइड को बढ़ाने का एक तरीका है। एक स्लाइड पर जो आइटम्स होती है, कोई फोटो तस्वीर कोई भी हो सकती है, कोई ग्राफिक्स वगैरह, उस आइटम्स को मूव करने का तरीका। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने कि एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है ना, वो क्या कहलाता है? एक स्लाइड शो होती है, उस स्लाइड शो के लिए जो अप्लाइड जो इफेक्ट होता है ना, वो डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड जो चेंज होने का जो इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? तो एक पावर पॉइंट में स्लाइड शो चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो अप्लाई किया हुआ इफेक्ट होता है ना, वो स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है ना, स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने 34 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर, एक कंप्यूटर के अंदर जो एक वायरस होता है जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस पर सक्रिय रूप से हमला करता है। देख क्वेश्चन थोड़ा लंबा इसलिए मैंने इस साइड थोड़ा लिया है कि एंटीवायरस पर एक सक्रिय रूप से हमले करने का भी कार्य कौन करता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, बताना जल्दी से। वर्म होता है, रेट्रोवायरस, ट्रोजन हॉर्स या घोस्ट वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेट्रोवायरस। यानी ऐसा कौन सा वायरस है जो एंटीवायरस पर भी हमला करता है? तो आपको याद रखना है रेट्रोवायरस करके आ जाना। कौन सा? रेट्रोवायरस। ऑप्शन से बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको अच्छे अंकों से पास होना है, भले अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अच्छे अंक अच्छे मार्क्स से आपको पास होना है, तो आप इस चैनल के साथ में आज से जुड़ जाइए। आपके सामने अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना, ताकि जितने भी वीडियो आपके द्वारा आप जो भी देखेंगे हमारे द्वारा बनाए गए, उनके माध्यम से आपको 90 से पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो 35 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 नियम किस क्षेत्र को नियंत्रण करने के लिए तैयार किया गया है? तो आपको याद रखना है कि भाई ऐसा कौन सा अधिनियम है जो आईटी के सेक्टर में इस्तेमाल किया गया है। यानी आईटी एक्ट 2000 है ना, वो किसके क्षेत्र में बनाया गया है? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, इस सूचना प्रौद्योगिकी होता है। क्या होता है? सूचना प्रौद्योगिकी, जिसका पूरा नाम, जिसका इंग्लिश में आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो शॉर्ट नेम क्या है? आईटी नाम है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चंस आपके लिए 35 है ना, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार
पूछे जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर आपने देखा है तो फिर आप निश्चित रहिए ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इस चैनल के माध्यम से जितने भी क्लासेज आपके समक्ष आ रही है उन सभी क्लासेज को अवश्य देखना, ताकि आप मात्र 7 से 8 दिन में अच्छे से अच्छा कवर कर सके। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।